हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए मैराथन सेशन लेके आ गई हूँ, वो भी पॉलिटी का पार्ट 4 लेके। यानी कि आपका पार्ट 3 तक पॉलिटी का 3 मैराथन आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। और ये आपका चौथा मैराथन है और सारे सब्जेक्ट का बारी बारी से मैराथन करवाया जा रहा है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग सारा वीडियो देखा कीजिए। और चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न और देखते हैं कि क्या है आज के प्रश्न में खास। पहला प्रश्न है हमारा, नया संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। ये आपका करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनता है और पॉलिटी के हिसाब से भी। तो देखिए, नया संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो पहले जानते हैं कि संसद भवन का नया नाम क्या कर दिया गया है। ये भी तो एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो नया नाम अब क्या हो गया है? संविधान सदन। कौन सदन? तो संविधान सदन अब इसका नया नाम है। किसका? तो संसद भवन का। वही बात कर ले कि इसका नींव कब रखा गया था? तो 10 दिसंबर 2020 को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और किसके द्वारा नींव रखा गया था? तो जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, कौन? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। वही बात करेंगे, एक डेट और इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या? तो जो 28 मई 2023। तो 28 मई 2023 को क्या हुआ? तो 28 मई 2023 को ही क्या हुआ? संसद भवन का उद्घाटन हुआ। तो उद्घाटन और नींव दोनों डेट में अंतर है, तो ध्यान देना है। और इसका उद्घाटन भी किसके द्वारा हुआ? तो नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा हुआ। और जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उद्घाटन के अवसर पर क्या हुआ था? 75 रुपये का क्या हुआ था? स्मारक सिक्का। पूछ देगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का क्या हुआ? स्मारक सिक्का जारी किया गया था। स्मारक सिक्का जारी किया गया था। ये सब सारे पॉइंट हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, और वही सारे इम्पोर्टेंट कलेक्शन आपको इस चैनल के माध्यम से लाया जाता है और उसका सॉल्यूशन करवाया जाता है। और इसमें देखिए क्या जान सकते हैं, नया नाम जान गए, किसके द्वारा नींव और उद्घाटन किया गया ये जान गए, दोनों का डेट जान गए, इस उद्घाटन पे क्या हुआ, 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। और यहाँ पे अगर पूछ ले कि किस योजना के तहत, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इसका क्या हुआ? उद्घाटन हुआ, निर्माण हुआ, ऐसे भी रख सकते हैं यार। बात करेंगे कि डिजाइनर कौन है नए संसद भवन का। डिजाइनर का नाम भी पूछा जाता है, या फिर डिजाइनर की जगह वास्तुकार रहे तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बिमल पटेल जी द्वारा क्या किया गया है? डिजाइन किया गया। तो ये सब सारा पॉइंट आपको इसमें ध्यान में रखना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। आपको बहुत बार बता चुके हैं क्या कि रहेगा कि केंद्र या भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी क्या होता है या कौन होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाता है? महान्यायवादी। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखना है कि राज्य का पूछ रहा है या केंद्र का पूछ रहा है। तो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी की अगर विधि अधिकारी की बात करें तो कौन हो जाएंगे? तो महाअधिवक्ता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, वही बात करें कि राज्य का महाअधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में आपको मिलेगा? तो अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 165 में मिलेगा। वही महान्यायवादी की अगर बात कर ले तो ये क्या होता है? केंद्र या भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
सर्वोच्च विधि अधिकारी। इसके बारे में तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, महान्यायवादी के बारे में। और अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद 76। लेकिन महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी। ठीक। और इससे एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि यह राज्य विधानमंडल का सदस्य, यह राज्य, आप ही लोग के लिए हम इतना बार रिपीट भी करते हैं, बोलते भी हैं, समझाते भी हैं, लिखते भी हैं, तो आप लोग जरूर नोट डाउन किया कीजिए, आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। तो यह क्या करता है, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। कौन, तो महाअधिवक्ता नहीं होता है, लेकिन इसको विधानमंडल में क्या कहता है, बोलने का या कार्यवाही में भाग लेने का क्या है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो हो सकता है यही लंबा सेंटेंस आपको क्या कर दे, लिख दे कि इनमें से किसको ये अधिकार प्राप्त है, तो किसको, तो राज्य का महाअधिवक्ता का। ठीक। जबकि ये मतदान करने का अधिकार इसको नहीं है। ठीक। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है, तो अब देखिए, राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है या संघ सूची का है। तीनों सूची आपका ऑप्शन में है। पिछले बार के सेशन में आपको हम सारा सूची का एग्जाम्पल दे दे के बता चुके हैं कि कौन किस सूची में आएगा। तो आप लोग पुराना वाला भी देखा कीजिए, जो रेगुलर सेशन चल रहा है उसको अटेंड किया कीजिए। तो स्थानीय स्वशासन है जो किस सूची का विषय आ जाएगा, तो ये आ जाएगा राज्य सूची का। राज्य सूची में क्या, जिसमें राज्य सरकार क्या बनाएगा, कोई कानून बनाएगा। और क्या बोलता है, वही स्थानीय स्वशासन भी इसी सूची का आ जाएगा। अगर पूछ देगा इसमें कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं। ठीक। वही समवर्ती सूची, जिसमें क्या करेगा, कौन कानून बनाएगा, तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का होता है, दोनों मिलकर कानून बनाता है। तो कौन समवर्ती सूची में आ जाएगा, और इसमें कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। वही संघ सूची की बात कर ले, तो इसमें सिर्फ क्या करेगा, केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगा, और इसमें कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। ठीक। स्थानीय स्वशासन से एक पॉइंट और याद आ गया कि अगर पूछ दे कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, ये काफी बार हिस्ट्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसे कहा जाता है, यहाँ पॉलिटी में आपको बता दे रहे हैं। तो किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। और क्या, अगर पूछ ले कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत करता है, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 40। ये सब पूछा हुआ भी प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट बनते हैं हमारे लिए। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। संघ की राजभाषा का वर्णन है, यानी कि जो संघ की राजभाषा का वर्णन है उसका सीधा सीधी आपसे अनुच्छेद पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 343, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भाषा क्या संघ की, तो हो जाएगी क्या, हिंदी। और लिपि कौन सा, तो देवनागरी, देवनागरी। मैराथन सेशन वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपका एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। तो आप लोग जरूर वीडियो को देखा कीजिए। वही अनुच्छेद 344 की बात कर ले कि इसमें क्या है, तो राजभाषा के संबंध में, अगर आपसे रहे कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का किस अनुच्छेद से संबंध है, तो अनुच्छेद 344। वही अनुच्छेद 345 में क्या, तो जैसे संघ की राजभाषा का वर्णन अनुच्छेद 343, उसी तरह राज्य की राजभाषा का किसमें उल्लेख, तो अनुच्छेद 345।
और बाकी अनुच्छेद 368 आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसमें क्या है, क्योंकि हम बहुत बार करवा चुके हैं। तो कुछ जवाब आप लोग भी दिया कीजिए, पता चलेगा आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय तो ये क्या है भाई, पहले ये जानते हैं। तो ये भारत में पर्यावरण से संबंधित न्यायाधिकरण बनाया गया है। इसके द्वारा होता क्या है कि पर्यावरण के मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर ही कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा। और यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? मुख्यालय, जो कि कहाँ है? तो नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक। और बात करें अगर इसका स्थापना वर्ष पूछ दे कि कब हुआ स्थापना, तो कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 को। 18 अक्टूबर 2010 को। और ये आपको बता ही चुके, लिख लीजिए जो बोले हैं। तो आप लोग थोड़ा लिखने से ज़्यादा खुश होते हैं, तो लिख लीजिए भाई कि भारत में पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण से संबंधित न्यायाधिकरण है। कौन? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक। और एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए, इसके द्वारा खुद से नोट डाउन करिएगा ना, तो आपको याद ज़्यादा रहेगा। तो इसके द्वारा पर्यावरण के मुद्दों का निपटारा 6 माह के भीतर किया जाता है। निपटारा कितने माह के भीतर? तो 6 माह के भीतर किया जाता है। 6 माह के भीतर किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो क्या आ गया? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आया, तो आपको बता दें कि आपको मौलिक अधिकार टॉपिक वाइज सेशन में पढ़ाया हुआ है। संडे स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, फुल डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि मौलिक अधिकार क्या है? अबाध्य योग्य है कि कठोर है कि लचीला है या बाध्य योग्य है? तो क्या है? बाध्य योग्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। क्या? तो मौलिक अधिकार। ठीक। और क्या जान सकते हैं? वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? अगर यहाँ पे 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर पूछे कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 7 हैं। लेकिन वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ठीक। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार का रीट जारी करता है। और ये सब सारा आपको डिटेल में बता चुके हैं टॉपिक वाइज सेशन में कि कौन कौन सा रीट और उसमें क्या क्या होता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, टॉपिक वाइज वाला भी। चलिए अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? यह क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? ये इस भी पूछा गया। तो ये आपका हुआ था 1956 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या हुआ था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था भाषाई आधार राज्यों का पुनर्गठन? तो हुआ था फजल अली आयोग आधार पर। फजल अली आयोग के सिफारिश पर क्या हुआ था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो ये पॉइंट में इसमें ध्यान रख लीजिएगा। और
सर्वप्रथम एस.के. धर की अध्यक्षता में क्या हुआ था, एक समिति बनाया गया था। और क्या ध्यान रख सकते हैं, अगर पूछे वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने संघीय प्रदेश हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं। तो आपको बताने की या लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। संविधान में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, किस अनुच्छेद में है। फिर आ गया आपसे अनुच्छेद का क्वेश्चन, तो ये किस अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 352 ही है, जिसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पर बस एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, पहला तो जो ये क्वेश्चन था हमारा कि किस अनुच्छेद में एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो अनुच्छेद 352। और क्या लिख सकते हैं इसमें पॉइंट नोट करके कि संविधान के मूल भाग में इसका मतलब किस मंत्रिमंडल का, कि इसका वर्णन नहीं है। ठीक, वर्णन नहीं है, बल्कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा किस संविधान संशोधन और इसमें, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। समझिए कि यह एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। तो ये सब पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, बोल दिए, आप लोग समझ जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्य काल कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग को तो बहुत बार बताएं कि अमेरिका में से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया, जापान से क्या क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। आप लोग इतना बार पढ़ चुके हैं कि ऐसे ही आप लोग को याद हो गया होगा सुन सुन के। यहाँ आपसे पूछा गया कि भारत की संसदीय व्यवस्था शून्य काल कहाँ से लिया गया। तो जो शून्य काल लिया गया ये हमारा प्यारा प्यारा भारत से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, शून्य काल क्या, तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है शून्य काल। हो सकता है आपको कभी परिभाषा ही लिख दे और पूछ दे कौन सा सेंटेंस शून्य काल के बारे में सही है या गलत है, तो पता रहेगा तब ना। तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, शून्य काल हो जाता है। और शून्य काल का संसदीय प्रक्रिया नियमों में कोई उल्लेख नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये पॉइंट भी अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा कि शून्य काल का संसदीय प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं है। नहीं है। प्रश्न, शून्यकाल का समय क्या होता है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी क्यों छोड़िएगा, लिख ही लीजिए। शून्यकाल का समय होता है 12 बजे दोपहर से लेके 1 बजे तक। ठीक, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न में और देखते हैं 10वें में क्या है। तो 10वां प्रश्न है हमारा, यह निश्चय करने का अधिकार किसे है कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी। मतलब यह अधिकार किसे प्राप्त है, तो यह किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसको बस क्वेश्चन आंसर के रूप में बस ध्यान रख लीजिएगा। और एक पॉइंट अगर नोट कर सकते हैं तो ये नोट कर लीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद
338। कौन अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ठीक, आयोग से क्या है? संबंधित है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, 10 प्रश्न हुए यहाँ तक हमारे समाप्त, और 10 प्रश्न में हमने जाना और भी प्रश्नों का आंसर अच्छी भाषा में। तो अगर आप लोगों को मेरा सॉल्यूशन करवाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है। बाकी हम आप लोग के लिए जितना भी अच्छा सेशन हो सकता है पूरा करने की कोशिश करते ही हैं और करते रहेंगे। चलिए, अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो आप लोग जाके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव क्या किया गया था? लाया गया था। ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो आपको पता रहेगा तब ना कि लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। प्रथम, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो वो कौन थे? GV मावलकर जी, जो कि भारत के प्रथम, और ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलकर जी। ठीक, गणेश। और क्या कहता है, और यहाँ क्या जान सकते हैं? तो यही थे जिनके खिलाफ लोकसभा में क्या हुआ था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और किनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ये भी पूछता है। तो जो इनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे वो कौन लाए थे? तो JV कृपलानी जी। कौन जी? तो JV कृपलानी के द्वारा क्या किया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। ठीक, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बाकी तो और क्या जान सकते हैं इसमें, और कब लाया गया था? अगर इस भी पूछ दे कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 1954 ईस्वी में लाया गया था। ये चीज बस ध्यान रख सकते हैं इसमें। चलिए, अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती हैं? तो अब आ गया आपका संबंधित लोक लेखा समिति से प्रश्न। तो पहले तो जानिए कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से, बाकी कितने बचे? 7, और 7 जो हैं किससे? तो राज्यसभा से होते हैं। और क्या जान सकते हैं? लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। पूछेगा कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। और लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो ये करता है वित्त मंत्री को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, और इसका कार्यकाल कितना होता है? लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 1 वर्ष। 1 वर्ष ही होता है कार्यकाल। तो ये सब ध्यान में रख लेना। और हाँ, लोक लेखा समिति में मंत्री परिषद का कोई सदस्य क्या होता है? शामिल नहीं होता है। ये चीज भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे और लिख सकते हैं। हम कहाँ लिखे, जगह ही नहीं है इसलिए बोल देते हैं कि लोक लेखा समिति में मंत्री परिषद का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। ये चीज आप लोग सुन के लिख लीजिएगा। अब आ जाइए 13वां नंबर प्रश्न आ गया है क्या? मिलान करने वाला हमारा। तो चलिए, मिलान करने वाला है तो मिला लेते हैं। तो लोक लेखा समिति बताइए, अभी लोक लेखा समिति जाने क्या? तो वित्तीय समिति हो जाएगा। तो 3 नंबर हो जाएगा ये का। वही बात करें याचिका समिति, तो याचिका समिति हो जाएगा क्या?
कार्यकारी समिति। कौन समिति? तो कार्यकारी समिति। वही बात कर दे स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति की, तो ये हो जाता है आपका तदर्थ समिति। और जो विभागीय समितियां हैं ये हो जाता है आपका स्टैंडिंग समिति। तो ये था मिलान करने वाला, आप लोग मिला लीजिएगा, लिख लीजिएगा साइड में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस संबंध में होती है? तो ये होता है साधारण विधेयक में। तो साधारण विधेयक में, और ऑप्शन सी है तो हमारा यही हो जाएगा राइट आंसर। साधारण विधेयक का अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद है 107। ठीक, तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इसी में होती है। साधारण मतलब साधारण विधेयक के संबंध में ही होती है। और हाँ, ये क्या कहता है, भारतीय ये जो है साधारण विधेयक, ये संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है। तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। देखिए, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई सुझाव हो, कुछ भी हो कि कैसा लगता है सॉल्यूशन मेरा कराना, या ज़्यादा फास्ट होता है या फिर ज़्यादा स्लो है, कुछ भी कमेंट हो, इस सेशन से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। वीडियो तो देखते हैं आप लोग पर कमेंट ही नहीं करते हैं। कुछ हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए, हमें भी पता चलना चाहिए कि कैसा काम चल रहा है। तो आप लोग अगर अच्छा कमेंट कीजिएगा या फिर कुछ भी जो भी कमेंट कीजिएगा, तो हमें पता चलेगा ना कि और क्या अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए, और क्या बेहतर हो सकता है। तो प्लीज़ जितना हो सके आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। आप लोग बस देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बताइए, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इतना, बस आप लोग एक लाइक और एक कमेंट नहीं कर सकते हैं? इतना तो सपोर्ट आप लोग कर ही सकते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 107 में हो गया साधारण विधेयक, और इसको संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संसद का जो सचिवालय है इनमें से क्या है? तो इनमें से है जो सरकार से क्या है? स्वतंत्र होकर क्या करता है? कार्य करता है, इसीलिए सरकार से स्वतंत्र है। और इसमें क्या जान सकते हैं? अगर पूछ दे कि संसद के सचिवालय का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 98 में। तो संसद के सचिवालय किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 98 में। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, वो है क्या कि लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय स्पीकर के अधीन, स्पीकर के अधीन, और राज्यसभा सचिवालय, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो लोकसभा सचिवालय है जो स्पीकर के अधीन, और राज्यसभा सचिवालय क्या होगा? सभापति के अधीन कार्य करता है, सभापति के अधीन कार्य करता है। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर, जानते हैं 16वें प्रश्न में क्या है। भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? कुल मूल कर्तव्य कितने दिए गए हैं? तो अब आ गया आपका मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य पहले जानिए कि कहाँ से लिया गया है। तो अगर मूल कर्तव्य नहीं निभाएगा तो कोई हो जाएगा, रूस जाएगा, यानी कि रूस से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में जो 11 हैं, ये ध्यान में रख लिए। और क्या जान सकते हैं? जो 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था, ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति
की अनुशंसा पर। इतना बार तो हम बोलते हैं कि आप लोग को अगर लिखा हुआ नहीं भी पता चलेगा तो सुन के लिख लीजिएगा। अनुशंसा पर कैमा संविधान संशोधन 42वां, और वो भी कब, तो 1976 के तहत। 1976 के तहत क्या हुआ था, 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य, 10वां मूल कर्तव्य क्या हो गया था, जोड़ा गया था। ठीक, और ये जो 11वां जोड़ा गया ये किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो जो 11वां जोड़ा गया था वो किसके द्वारा, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, 11वां जोड़ा गया। चलिए, ये हुआ 16वां प्रश्न। अब आइए 17 प्रश्न में। कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो विश्वास प्रस्ताव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, वही विश्वास प्रस्ताव की बात करें या विश्वास मत की बात करें, तो जो विश्वास मत होता है, इसमें पॉइंट नोट करके लिखिए कि विश्वास मत क्या होता है, केवल लोकसभा में ही। विश्वास मत हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव हो, दोनों का बात हम कर रहे हैं। विश्वास प्रस्ताव हो या अविश्वास प्रस्ताव हो, दोनों को क्या किया जाता है, सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है। ये चीज लिख सकते हैं आप लोग। आज देखिए पॉलिटी का क्या हो जाएगा है आपका, ये चौथा मैराथन क्लास है। हिस्ट्री का भी 4 मैराथन क्लास, ज्योग्राफी का भी 4, और सारे क्लास 30 से 40 मिनट के बीच का है, तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और जिनका भी बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम है वो तो जरूर से जरूर देख के जाएं, उनके लिए ये सारे सेशन खास करके अभी और भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो उन लोग तो जरूर ही देखें। बाकी एक कोई भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सारे सेशन रहेंगे हेल्पफुल, तो आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए। तो विश्वास मत हो या फिर अविश्वास हो, केवल लोकसभा में ही क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। और एक पॉइंट, ये सब आपको इतना लाइन में इतना संक्षेप में क्यों बता रहे हैं, संक्षिप्त रूप में, ताकि कथन कारक वाला अगर प्रश्न रहे कथन के रूप में कि क्या सही है क्या गलत, तो वहाँ पे आपसे गलती ना हो। अगर विश्वास मत साबित नहीं हुआ या विश्वास मत पारित नहीं हुआ, तो विश्वास मत पारित नहीं होने पर क्या होगा, मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है, सोच लीजिए, त्याग पत्र देना होता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए नोट डाउन करवा दिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, तो ये आपका 6 माह की अवधि पे। बात आ गया संकट काल का, यानी कि आपातकाल। तो आपको पता है ये 3 आपातकाल और कौन कौन, तो ये तो बहुत बार बता चुके हैं आप लोग को, तो अब याद हो गया होगा जो भी रेगुलर हमारा सेशन देखते होंगे। तो राष्ट्रीय आपात 352, राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन 356, और क्या, वित्तीय आपात 360, और इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें आपको हम पहले बता चुके हैं। अब आइए 19 नंबर, लोकसभा में समानतः कितने सत्र होते हैं, ठीक, सत्र होते हैं। तो ये कितने सत्र होते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में होते हैं 3 सत्र, तो ऑप्शन बी होगा राइट। और कौन कौन, तो पहला हो जाएगा बजट सत्र। बजट सत्र कब से कब तक, तो फरवरी से मई तक, फरवरी से लेके मई तक। वही बात करेगा बजट सत्र के बाद कौन सा, तो मानसून सत्र, मानसून सत्र चलता है। और ये कब से कब तक, मानसून सत्र कब से कब तक चलता है, तो जुलाई से लेके सितंबर तक, जुलाई से सितंबर तक।
और कौन सा सत्र तीसरा हमारा हो जाता है? कौन सा सत्र? शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। और ये सबसे कम अवधि का सत्र होता है। कब से कब? तो नवंबर से लेके मध्य दिसंबर तक, मध्य दिसंबर तक। ठीक, यही तीन सत्र होते हैं, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? ये प्रश्न भी बीपीएससी का ही पूछा हुआ प्रश्न है। तो किस राज्य में, और पहला जब भी पूछे इम्पोर्टेंट तो होता ही है। तो पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था कहाँ? तो महाराष्ट्र में। और कब हुआ था? तो 1971 में। ठीक, तो किस राज्य में हुआ पहला लोकायुक्त? तो महाराष्ट्र में। और कब? तो 1971 में। वही बात करें कि उड़ीसा में, तो यहाँ देखिए अधिनियम यहाँ पारित कब हो गया था? 1970 में ही। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि 1970 में यहाँ क्या हो गया था? अधिनियम पारित हो गया था। अधिनियम पारित हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ? लेकिन लागू यहाँ कब हुआ? लागू हुआ जाकर आपको 1983 में, 1983 में। तो यहाँ लोकायुक्त कब स्थापित हो गया? उड़ीसा में। तो 1983 में, यह ध्यान रखिएगा। और अगर पूछेगा अधिनियम पारित कब हो गया था? तो 1970 में। वही बात अगर करें पंजाब में लोकायुक्त कब स्थापित हुआ था? तो 1995 में। ठीक, और केरल में कब? तो 1999 में। और हमारा प्यारा प्यारा अगर बिहार में पूछ देता कब? तो 1974 में ही। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग का अगर कोई कमेंट, कोई सुझाव रहे इस सेशन से संबंधित तो ज़रूर कीजिएगा। और जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसी तरह का सेशन आपको मिलता रहेगा, तो ज़रूर से ज़रूर जुड़िए इस चैनल से। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।